आज हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक विनियमन यानी कि इकोनॉमिक रेगुलेशंस की चर्चा करेंगे, जिनको कि दूसरी तरह से बाज़ार नियंत्रण नीति के रूप में जाना जाता है। ये अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण योजना थी, जिसके कई नाम हम जानते हैं आज। मूल्य निर्धारण योजना या बाजार नियंत्रण नीति या आर्थिक विनियम। इस योजना की मुख्य जानकारी तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में मिलती है। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही के अलावा अमीर खुसरो की रचना ख़ज़ाइनुल-फ़ुतह, इसामी की रचना फ़ुतूह-उस-सलातीन, बर्नी की एक अन्य रचना फ़तवाए-ज़हाँदारी और हमीदुद्दीन की रचना खैरुल मजलिस, और इसके अलावा मोरक्को से आए यात्री इब्ने बतूता के यात्रा वृत्तांत यानी कि ट्रैवलॉग किताबुल रहला में भी इस योजना का वर्णन मिलता है। बर्नी के विवरण से पता चलता है कि अलाउद्दीन ने 7 आर्थिक विनियम पारित किए, जो कि इस प्रकार थे। पहला, सभी प्रकार के अनाज के मूल्यों का निर्धारण। दूसरा, मंडी या अनाज बाजार के शहना यानी अधीक्षक सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति। तीसरा, दोआब क्षेत्र में अनाज के माध्यम से लगान की वसूली। चौथा, अनाज को दिल्ली तक लाने की व्यवस्था करना। पांचवा, अनाज सस्ता खरीदकर महंगा बेचने वालों के विरुद्ध कठोर दंड की कार्यवाही। सिक्स्थ, लगान वसूली की समुचित व्यवस्था तथा निर्धारित मूल्य पर सरकारी अधिकारियों को अनाज खरीदने की सुविधा। सातवां वह अंतिम आर्थिक विनियम था मंडी या अनाज के बाजार के दैनिक क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन और गुप्तचरों की नियुक्ति। ये 7 आर्थिक विनियम पारित किए गए और इन्हें लागू करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है ना, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अलाउद्दीन ने सबसे पहले एक नया विभाग गठित किया, जिसका क्या नाम था, दीवाने रियासत। माने ये दीवाने रियासत एक तरह से वाणिज्य विभाग था, जिसका जो प्रधान होता था, जो हेड होता था, उसको बोलते थे सदरे रियासत, सदर ए रियासत। इस विभाग के अधीन सब बाज़ारों के लिए हर वस्तु का अलग बाज़ार हुआ करता था। कपड़ा बाज़ार, अनाज बाज़ार, पशु बाज़ार, दास बाज़ार, बर्तन बाज़ार। हर बाज़ार के लिए एक अधीक्षक नियुक्त किया गया। अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट। इस अधीक्षक का क्या नाम था, शहनाए मंडी। यह शहनाए मंडी जो था व्यापारियों पर निगरानी करता था। इनके अलावा इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ईमानदारी से चलाने के लिए गुप्तचर, जिन्हें कि क्या कहते थे, गुप्तचर विभाग की स्थापना आपको पता है किसने की थी, बलबन ने की थी, और गुप्तचरों को बोलते हैं बरीद। तो गुप्तचर या बरीद, और जो बाजार नियंत्रण नीति को देखने वाले, उसकी गुप्तचरी करने वाले, उसकी जासूसी करने वाले विशेष गुप्तचर थे, उनको बोलते थे मुन्ही। ये नियुक्त किए गए ताकि बाजार की गतिविधियों और शहना मतलब अधीक्षक पर भी निगरानी रखी जा सके कि कहीं वह तो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा। इसलिए ये गुप्तचर नियुक्त किए गए थे। और गुप्तचरों के अलावा भी कई बार सुल्तान किसी भी व्यक्ति को आदेश देता था कि वह जाए और बाजार में खरीदारी करके आए और आकर रिपोर्ट करे कि सारी व्यवस्था ठीक से चल रही है या नहीं। अधिक मूल्य लेने पर या कम तौलने पर व्यापारियों को कठोर दंड दिए जाते थे। कम तोलने पर उसी अनुपात में व्यापारी के किसी अंग से मांस निकाल लिया जाता था, शरीर काट दिया जाता था। इस कठोर दंड और कुशल गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से अलाउद्दीन ने योजना को कड़ाई से लागू करवाया। बर्नी लिखते हैं कि अलाउद्दीन ने अलग अलग मंडियाँ बनाई। अनाज मंडी, सराय अदल, ये एक और मंडी थी जहाँ पर क्या मिलता था, वस्त्र मिलते थे। वस्त्र बाजार को बोलते थे सराय अदल।
इसी तरह से दास, घोड़े, मवेशियों के लिए भी बाजार बनाए गए। विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए गए, जैसे गेहूं 7.5 जीतल प्रतिमन, चावल 5 जीतल प्रतिमन, जौ 4 जीतल प्रतिमन, चना 5 जीतल प्रतिमन आदि। इसी तरह से कपड़े में रेशमी वस्त्र 16 टका से लेकर 2 टका प्रति गज के बीच बिकते थे। सूती वस्त्र 36 जीतल से 6 जीतल के बीच बिकता था। उत्तम श्रेणी के घोड़े 100 से 120 टका और मामूली टट्टू, खच्चर जिसको बोलते हैं, 10 से 25 टका में बिकते थे। दासों का मूल्य 5 टका से 40 टका के बीच था। मंडी में अनाज की, सामान की आपूर्ति कैसे होगी, विशेष रूप से अनाज की, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने लगान की वसूली अनाज के रूप में करने का आदेश दिया। इसके अलावा उसने किसानों से कहा कि वे अपनी निजी आवश्यकता के अनुरूप अनाज रखने के बाद शेष अनाज को बेच दिए। इससे क्या होगा कि राज्य के पास अनाज का विस्तृत भंडार हो गया, जिसे बंजारे मंडी तक पहुंचाया करते थे। मंडी में यह अनाज लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों द्वारा बेचने का आदेश दिया गया और व्यापारियों को प्रतिदिन निर्धारित मात्रा में ही अनाज बेचने का आदेश दिया गया। यह अनाज राज्य के अतिरिक्त भंडार से उपलब्ध कराया जाता था। इन उपायों से हर परिस्थिति में अनाज नियंत्रित मूल्य पर बिकने की स्थिति सुनिश्चित हो गई, और जो कि एक असाधारण सफलता थी। हर स्थिति में निर्धारित मूल्य पर ही, नियंत्रित मूल्य पर ही अनाज मिलेगा। वस्त्र बाजारों के लिए आयात किए गए रेशमी कपड़ों का मूल्य निर्धारित करना कठिन था, इसलिए अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को राज्य द्वारा ऋण दिया ताकि ये व्यापारी उपलब्ध मूल्य पर कपड़े खरीदें, उसे बाजार लाकर निर्धारित मूल्य पर बेच दें। अगर व्यापारी को हानि होती है, मान लीजिए महंगा कपड़ा खरीदा और बेचना तो उसको निर्धारित मूल्य पर ही पड़ेगा, तो वो जो हानि होती थी वो राज्य द्वारा पूरी की जाती थी। व्यापारियों को अपनी इस सेवा के बदले कमीशन प्रदान किया जाता था। महंगे वस्त्र केवल विशेष परमिट के आधार पर ही खरीदे जा सकते थे, और ये परमिट कौन बनाएगा, लाइसेंस कौन बनाएगा? व्यापारियों के लाइसेंस, विशेष महंगे वस्त्र खरीदने के लाइसेंस कौन बनाएगा? ये सारे लाइसेंस बनेंगे सदरे रियासत, जो कि दीवाने रियासत का हेड था, उसके द्वारा। दास, घोड़ों और मवेशियों के बाजारों में मूल्य वृद्धि की समस्या दलालों द्वारा उत्पन्न की जाती थी, जो व्यापारी व ग्राहक दोनों से कमीशन वसूलते थे। अतः अलाउद्दीन ने इन दलालों को बाजार से निष्कासित कर दिया और राज्य तथा द्वारा व्यापारियों के लिए भी नियम निर्धारित कर दिए गए। हर व्यापारी को अपना सामान सरकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षित करवाना पड़ता था, उसकी जांच करवानी पड़ती थी। इस आधार पर सामान की श्रेणियां निर्धारित कर दी जाती थीं, ताकि हर श्रेणी निर्धारित मूल्य के अनुसार ही बेची जा सके। आप खराब वस्तु को राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य पर नहीं बेच सकते। अब आप देखिए कितनी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अनाज निर्धारित मूल्य पर मिलेगा, लेकिन अनाज की भी तो अलग अलग तरह की श्रेणियां होती हैं। श्रेष्ठ कोटि का जो अनाज है, बेस्ट क्वालिटी अनाज है, उसके लिए अलग मूल्य निर्धारित किया गया था। सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, इस तरह से कैटेगरीज बनाई गई थी और उनका मूल्य निर्धारित किया गया था। इस व्यवस्था में खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को ही नुकसान नहीं होता था। तो एक पूरा ताना बाना बुना गया बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति या मूल्य निर्धारण नीति या इन आर्थिक विनियमों को लागू करने के लिए। अब इस योजना के क्या उद्देश्य थे, इसका क्या कार्य क्षेत्र था,
उसके क्या प्रभाव हुए, इन सब को लेकर इतिहासकारों में बड़े ही मतभेद हैं। तो सबसे पहले हम उद्देश्यों की बात करते हैं। भाई ये योजना लागू की गई तो क्यों लागू की गई? बर्नी कहते हैं कि इस योजना का उद्देश्य यह योजना सैन्य उद्देश्यों से प्रेरित थी। साम्राज्य विस्तार के लिए एक विशाल सेना बनाई अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सेना लगभग 4,75,000 सैनिकों पर आधारित थी। इस सेना पर होने वाले खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने सैनिकों का वेतन निर्धारित कर दिया था। नकद वेतन दिया जाता था उनको। अब आवश्यक था कि सैनिकों को जो सीमित वेतन मिल रहा है उसमें ही दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उन्हें उपलब्ध कराई जा सकें। अतः वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना जरूरी हो गया। आपको पता है कि अलाउद्दीन के समय मंगोलों के आक्रमण निरंतर होते रहे। इन आक्रमणों को झेलने के लिए, इनसे अपनी रक्षा करने के लिए बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता थी। इस तरह से अलाउद्दीन ने बिना राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले अपनी सैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर लिया। फतवाए जहांदारी, हमीदुद्दीन की रचना खैरुल मजलिस आदि भी यही कहते हैं कि बर्नी ने सैनिक उद्देश्यों से बर्नी ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक उद्देश्य से यह योजना लागू की थी। एक बड़ी रोचक बात है, आप लोग जानते हैं मिलिट्री कैंटीन में भी सामान बाहर की तुलना में सस्ता मिलता है। ये भी कुछ अलाउद्दीन की योजना जैसा ही है कि सैनिकों के सीमित वेतन में उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इसलिए उनके लिए मूल्य निर्धारित कर दिया जाए। आधुनिक काल के जो इतिहासकार हैं के.एस. लाल और इरफान हबीब, वे भी यही कहते हैं कि इस योजना का उद्देश्य सैनिक था। निर्धारित वेतन में सैनिकों का गुजर बसर हो सके, इसलिए ये व्यवस्था लागू की गई थी। इसके विपरीत अमीर खुसरो की रचना खजाइनुल फतह के अनुसार अलाउद्दीन ने ये योजना लागू की। उसके पीछे उसका उद्देश्य था आम प्रजा को राहत पहुंचाना। खैरुल मजलिस हमीदुद्दीन ने लिखी है बाद के समय में। वो भी खुसरो का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं कि अलाउद्दीन ने आम प्रजा को राहत पहुंचाने के लिए मूल्यों का निर्धारण किया। बर्नी अपनी रचना फतवाए जहांदारी में शासकों को सुझाव देता है कि प्रजा के कल्याण के लिए मूल्यों का निर्धारण करें। इस कल्याणकारी सुझाव को इतिहासकार मोहम्मद हबीब, खलीक अहमद निज़ामी और बीपी सक्सेना ने अधिक मान्य माना है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अलाउद्दीन अपनी एक रचना तारीख़ फ़िरोज़ शाही में, जहाँ पर वो विशद रूप से इस योजना का वर्णन कर रहा है, वहाँ पर वह बताता है कि यह योजना सैनिक उद्देश्यों के लिए लागू की थी। लेकिन अपनी जो दूसरी पुस्तक है फतवाए जहांदारी, जो कि इतिवृत्त के रूप में नहीं है बल्कि वह शासकों के लिए सुझावों के रूप में लिखी गई है कि एक योग्य कुशल शासक को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उसमें वो शासक को सुझाव देता है कि प्रजा के कल्याण के लिए उसे मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए। जिससे हमें इम्प्रेशन मिलता है, हल्का सा संकेत मिलता है कि शायद अलाउद्दीन ने भी प्रजा कल्याण को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारण किया होगा। खैर, कुछ इतिहासकारों ने इस योजना का उद्देश्य मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति की समस्या पर नियंत्रण करना बताया है। अलाउद्दीन के राज्यारोहण के समय दिल्ली की प्रजा के बीच बड़े पैमाने पर धन बांटा गया था, जिससे लोगों के पास सोने चांदी के सिक्कों का बाहुल्य हो गया था, जबकि बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति पूर्ववत रही। ऐसी परिस्थिति में मूल्यों की स्वतः वृद्धि हो गई थी। अलाउद्दीन इस वृद्धि को रोकना चाहता था, इसलिए उसने मूल्य निर्धारण नीति लागू की। इन सभी उद्देश्यों में आज भी सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का उद्देश्य ही सर्वाधिक मान्य है। अब हम बात करें इसका कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र मतलब
इस योजना को किस क्षेत्र में लागू किया गया था? विवाद ये है कि केवल इसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लागू किया था, या राज्य के अन्य बड़े नगरों में लागू किया था, या संपूर्ण साम्राज्य में लागू किया गया था। बर्नी कहता है कि यह योजना केवल दिल्ली नगर और उसके आसपास के भागों में लागू की गई। बर्नी ने जो विस्तृत विवरण दिया है उसमें भी केवल दिल्ली नगर की ही चर्चा की है। खैरुल मजलिस इस बारे में कोई विशेष सूचना नहीं दे पाती। इब्ने बतूता भी किताबुल रिहला में इसके क्षेत्र के बारे में वर्णन नहीं करते और इसामी भी नहीं करते। लेकिन मुगलकालीन इतिहासकार फरिश्ता ने दिल्ली के अलावा अन्य नगरों में भी मूल्यों के निर्धारण की बात की है, लेकिन वो समकालीन इतिहासकार नहीं है, अतः विवाद बना हुआ है। आधुनिक काल के मध्ययुगीन इतिहासकारों में के.एस. लाल ने कहा है कि यह योजना दिल्ली में ही केंद्रित थी। दिल्ली में मूल्य वृद्धि की समस्या को देखते हुए दिल्ली नगर के राजनीतिक केंद्र के रूप में होने के कारण दिल्ली राजधानी है, इस योजना को दिल्ली में ही कार्यान्वित करने की संभावना अधिक मान्य है। पर विचार की बात यह है कि भाई केवल एक नगर में अगर आप मूल्य निर्धारित कर देंगे तो यह अव्यावहारिक होगा, क्योंकि व्यापारी दूसरे नगरों में जाकर व्यापार कर लेंगे, वहाँ से सस्ते दामों में चीज़ें खरीद लेंगे और यहाँ पर आकर निर्धारित मूल्य में बेचेंगे उसको। अतः मोहम्मद हबीब, निज़ामी और सक्सेना के अनुसार यह योजना केवल दिल्ली में सीमित रखना संभव नहीं था, क्योंकि अलाउद्दीन की सेना दिल्ली के बाहर भी स्थित थी। फिर केवल एक नगर में योजना को सीमित रखने पर व्यापारियों द्वारा वहां आकर वस्तुओं को बेचने का प्रयास भी नहीं किया जाता। इरफान हबीब ने इस अतिरिक्त क्षेत्र को निर्धारित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार अलाउद्दीन का राज्य दो भागों में बांटा जा सकता है। एक केंद्रीय भाग, जहां प्रशासनिक और सैनिक खर्च मुख्य रूप से हो रहा था। दूसरा दूरवर्ती भाग, जहां सेना और प्रशासन संबंधी खर्च की मात्रा कम थी। उसके अनुसार केंद्रीय भाग का निर्धारण अलाउद्दीन के लगान संबंधी सुधारों से प्रभावित क्षेत्र के रूप में किया जा सकता है, जैसे कि लाहौर, दीपालपुर, नागौर, छाइन, कड़ा और कटेहर। दिल्ली में वस्तुओं के मूल्य में कमी करने पर सीमावर्ती क्षेत्रों के बाजारों में भी इन उपायों के प्रभाव प्रस्तुत हुए। अतः हालांकि योजना की क्रियान्विति का केंद्र बिंदु दिल्ली ही था, लेकिन इसे लागू करने के क्रम में समीपवर्ती क्षेत्रों के मूल्यों में भी कमी आई, जिससे पंजाब, मध्य भारत और दोआब के कुछ भाग प्रभावित हुए। कार्य क्षेत्र के बाद अब हम इसके प्रभावों की चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन ने मूल्यों का निर्धारण किया, बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश की और यह योजना उसके शासनकाल की पूरी अवधि में बिना मूल्य वृद्धि के बनी रही। ये एक प्रशंसनीय सफलता थी, लेकिन इसके प्रभाव क्या सबके लिए लाभदायक थे? तो अमीर खुसरो कहते हैं कि इस योजना का लाभ सारी प्रजा को मिला। खैरुल मजलिस, हमीदुद्दीन की खैरुल मजलिस में ये वर्णन मिलता है कि आम प्रजा सुखी थी और यहाँ तक कि एक भिखारी भी लिबायचा, रुई से भरी हुई पोशाक होती है लिबायचा, का प्रयोग कर सकता था। यह मूल्य निर्धारण की वजह से ही संभव हो पाया। मोहम्मद हबीब ने भी इस योजना को सभी वर्गों के लिए हितकारी माना है, क्योंकि अलाउद्दीन ने सभी वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण कर दिया है। मुनाफाखोरों और बेईमान व्यापारियों के विरुद्ध कई उपाय किए गए थे। दूसरा जो प्रभाव है कई इतिहासकारों के हिसाब से वो ये है कि इस योजना की वजह से दिल्ली का व्यापार चौपट हो गया होगा, क्योंकि अलाउद्दीन ने व्यापारियों के मुनाफे को ख़त्म कर दिया, तो वो क्यों व्यापार करेंगे? वे निर्धारित मूल्य पर अपना सामान क्यों बेचेंगे जब उनको लाभ नहीं हो रहा है विशेष? किंतु यह बात सही प्रतीत नहीं होती।
क्योंकि मूल्यों वस्तुओं का जो मूल्य निर्धारित किया गया था वो निरंकुश तरीके से नहीं किया गया था, सोच विचार करके प्रोडक्शन कॉस्ट में, उत्पादन में कितनी लागत आई है उसके अनुसार किया गया था। ये मूल्य निर्धारण अत्याचार पूर्ण मूल्य निर्धारण नहीं था। सभी स्थितियों का, लागत का, मध्यस्थता के मूल्य को निकालकर फिर मूल्यों का निर्धारण किया गया था। अतः इसमें कहीं भी व्यापारी वर्ग का या किसान वर्ग का शोषण नहीं हो रहा था। अतः यह स्पष्ट है कि इस योजना से किसी विशेष वर्ग को कोई नुकसान नहीं हुआ, और अलाउद्दीन के ऊपर अगर व्यापारियों, शिल्पियों, किसानों के शोषण के आरोप लगाए जाते हैं तो वो आरोप गलत हैं। और पूरे शासनकाल में अलाउद्दीन की ये योजना चलती रही, किंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन की इस योजना को स्थगित कर दिया। उसने सैनिकों के वेतन में वृद्धि कर दी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि योजना का जो स्थगन था वो व्यापारियों के असहयोग का परिणाम था। अलाउद्दीन के जीवन काल में तो व्यापारी इस योजना का विरोध करने का साहस नहीं कर सके, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद व्यापारियों ने योजना का विरोध आरंभ कर दिया होगा, और मुबारक खिलजी जैसे अयोग्य शासक के लिए इतनी व्यापक योजना को जारी रखना असंभव हो गया होगा। अतः मुबारक खिलजी द्वारा यह योजना स्थगित कर दी गई। इरफान हबीब कहते हैं कि भाई मूलतः यह योजना सैनिक उद्देश्य से लागू की गई थी, क्योंकि मंगोलों के हमले भारत पर जब लगातार हो रहे थे। अब मंगोल हमलों का भय खत्म हो गया था, अतः इस योजना की उपयोगिता भी खत्म हो गई थी, अतः इस योजना को स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य निर्धारण योजना उसकी एक विशिष्ट उपलब्धि थी। उसकी असाधारण प्रतिभा का व्यापक प्रमाण है ये योजना। आप सोचिए, 13वीं शताब्दी में एक व्यक्ति इतना बड़े पैमाने पर सोच विचार करके एक मौलिक योजना लागू करता है, तो यह उसकी प्रतिभा की ही बात है। किंतु यह सारी उपलब्धि एक व्यक्ति की प्रतिभा पर आधारित थी, और उस व्यक्ति अर्थात अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद इस योजना का कार्यान्वयन कारगर रूप से संभव नहीं हो सका। इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य निर्धारण नीति, बाजार नियंत्रण नीति या आर्थिक विनिमय की चर्चा हम समाप्त करते हैं। हमने आज मूल्य निर्धारण नीति क्या थी, किस तरह से व्यवहारिक रूप से उसे लागू किया गया, उसके उद्देश्य क्या थे, और उसका कार्य क्षेत्र क्या था, उसके प्रभाव क्या रहे, हर चीज़ के बारे में इतिहासकारों में विवाद है। उन सारे विवादों की व्यापक रूप से चर्चा की। उम्मीद है इस लेक्चर के आधार पर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे। थैंक यू।